गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि शुरू में हीरोइन हीरो को कोई भाव नहीं देती, पर अंत में इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं और ये आपस में शादी भी कर लेते हैं। और पूरी कहानी इसी इनकार से इकरार तक का सफर तय करते हुए पूरी कहानी आगे बढ़ती है। कुछ ऐसी ही कहानी मिस्टर इंडक्टर की भी है। जब सर्किट में करंट चेंज होना चाहता है तो शुरू में एकदम से लाठी डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि हम कोई चेंज नहीं होने देंगे, पर अंत में सर्किट में करंट स्मूथली फ्लो होता है। तो इंडक्टर के इसी फिल्मी बिहेवियर का आज हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 10। और आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन एलआर सर्किट। हां, एक बात और, जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की तैयारी करते हैं वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम यूजुअली बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां एल है फॉर इंडक्टर, एल फॉर हो गया इंडक्टर, और आर फॉर रेजिस्टेंस। इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट, इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट। इसको समझने के लिए हम एक सर्किट लेते हैं। यहां पर हमने एक बैटरी ले लिया, स्विच बना दिया, और एक पाथ ये रहा रेजिस्टेंस का, और दूसरा पाथ है जिसमें कि इंडक्टर भी है, इंडक्टर भी है और ये रेजिस्टेंस भी है। ये दोनों एलिमेंट हैं, इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी है। इसका मैंने मान लिया कि 12 वोल्ट है इस बैटरी की कैपेसिटी। ये है हमारा 4 ओम, इसे 1 हेनरी ले लेता हूं, और ये भी 4 ओम है हमारा। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि t = 0 पे जैसे ही मैंने इस स्विच को ऑन किया, t = 0 पे जैसे ही मैंने इस वाले स्विच को ऑन कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, तो क्या कहानी होगी? आपको पता है कि इंडक्टर अपने अंदर एकदम से कोई चेंज नहीं होने देता, तो t = 0 पे ये इंडक्टर बिल्कुल करंट इस ब्रांच से पास नहीं होने देगा। हां, धीरे 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 करके बढ़ेगा, धीरे धीरे कर करके इसमें करंट सेटअप होगा, लेकिन एट दैट इंस्टेंट t = 0 पे बिल्कुल इसे ओपन सर्किट कर देगा। इसमें कोई भी, पहले भी इसमें करंट 0 था, अब भी इसमें t = 0 पे करंट 0 होगा। इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर कोई चेंज एकदम से होने नहीं देता, एक बैग नहीं होने देता, धीरे धीरे होगा। तो t = 0 पे जैसे ही स्विच ऑन किया गया, ये एकदम से कोई चेंज नहीं होने देगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करने देगा। यहां ये इसको ओपन सर्किट बना देगा। हां, इसमें नॉर्मल जैसा करंट फ्लो हो रहा है, जैसा करंट फ्लो करना चाहता है वैसा करेगा। तो t = 0 पे अगर हम ये सर्किट बनाना चाहें तो क्या कहानी होगी? ये रेजिस्टेंस करंट फ्लो होगा एज इट, इससे तो करंट फ्लो होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या किया इसने? ओपन सर्किट कर दिया। यहां पर अचानक करंट को ग्रो नहीं करने देगा। t = 0 पे जैसे ही यहां स्विच बंद किया, यहां स्विच बंद करने के बावजूद भी यहां कोई करंट फ्लो नहीं करने देगा। ऐसा इसको एकदम से एक तरह से इसको ओपन सर्किट बना देगा। ओके, तो इसमें इस 4 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें नॉर्मल जैसे करंट फ्लो करना है फ्लो करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें I1 और अगर इसमें I2 है तो I2 तो मेरा 0 हो जाएगा, t = 0 पे कोई करंट पास नहीं करने देगा। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ओके, और I1 में जो करंट हो जाएगा, अगर ये 12 वोल्ट का था तो कितना हो जाएगा? 12/4, दैट इज 3 एम्पियर, 12/4, 3 एम्पियर। I1 = 3 एम्पियर, I2 = 0 एम्पियर जैसे ही बैटरी स्विच ऑन किया आपने। अब इसको हम एक लॉन्ग टाइम तक छोड़ दें, सब कुछ सेटअप होने दें, तो आपको पता है कि इंडक्टर बाद में करंट फ्लो करने देता है, स्मूथली करंट फ्लो होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। शुरू में सिर्फ यह कैरेक्टर बिहेव करता है।
तो अगर मैं t इजकल टू इनफाइनाइट समय पे इसी सर्किट को बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा? ये बैटरी है हमारा, पहले वाले से तो करंट फ्लो कर ही रहा था, दूसरे वाले से भी करंट फ्लो करने में इसको कोई ऐतराज नहीं होगा, ये कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, राइट? यानी इससे तो 3 एंपियर जा ही रहा था, अब ये 12 वोल्ट इसको भी करंट सप्लाई करेगा, यहां भी 3 एंपियर करंट आ जाएगा। क्लियर? यानी कि अब I1 इजकल टू भी 3 एंपियर हो गया और I2 इजकल टू भी 3 एंपियर हो गया। 12/4, ये भी 4 ही था ना, तो 12/4 इजकल टू 3, ये भी हो गया 3 एंपियर, और यहां भी 12/4 इजकल टू 3 एंपियर हो गया। दोनों पैरेलल में है, दोनों के क्रॉस ये 12 वोल्ट मिल रहा है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एट t इजकल टू 0 आपका ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर प्रोवाइड्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्टेंस कि सर्किट उससे कोई करंट जा ही नहीं सकता, एज इफ ये ओपन हो गया है। इंडक्टर प्रोवाइड्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कब? जैसे ही आपने सेटअप किया, उस वक्त की कहानी है। और एट t इजकल टू इंफिनिटी इंडक्टर प्रोवाइड्स जीरो रेजिस्टेंस। इंडक्टर, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? इंडक्टर प्रोवाइड्स जीरो रेजिस्टेंस, इस समय कोई रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड नहीं करेगा, फ्रीली फ्लो करने देगा, एज इफ यहां पे कुछ है ही नहीं। यहां तक बात क्लियर हो गई, कहानी क्लियर यहां तक। अब जरा दूसरी सिचुएशन में देखें कि अचानक हम जब स्विच ऑफ करेंगे तब क्या होगा। ओके, ये तो हुआ कि ठीक है, हमने स्विच ऑन किया तो ये ग्रो कर रहा था, ये ग्रोथ का आपने देखा, एक तरह से ग्रोथ का केस ये था। अब हम देखें डीके यानी कम होने वाला केस, कि करंट पूरा सेटअप हो चुका है सिस्टम में और अचानक से हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या कहानी होगी t इजकल टू 0 पे। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, कुछ छूट जाए तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं। चलिए, यह बात ध्यान में रखना है क्या, कि भाई t इजकल टू 0 पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और t इजकल टू इंफिनिटी पे जीरो रेजिस्टेंस। t इजकल टू 0 पे उस ब्रांच से कोई करंट नहीं जिसमें इंडक्टर है, और t इजकल टू इंफिनिटी पे उससे भी स्मूथ करंट पास करने लगेगा। ओके, अब हम दूसरा केस कर रहे हैं क्या, डीके का। डीके के केस में क्या होगा, तो इसमें सर्किट में थोड़ा चेंज करूं, सर्किट में थोड़ा चेंज करता हूं। सिचुएशन कुछ ऐसी है, दूसरे वाले इस रेजिस्टेंस की जगह मैं एक कनेक्टिंग लाइन ले रहा हूं इस तरह का, और नीचे तो बैटरी लगी ही हुई थी, ये रहा बैटरी, ये पॉइंट ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं, और एक स्लाइडर टाइप का स्विच लगाता हूं कि उसको मैं ए से स्लाइड करके बी पे कर सकूं, ताकि बैटरी हट जाए और यहां से कनेक्शन डायरेक्ट बन जाए। तो ये जो स्विच है डायरेक्ट नहीं होगा, कुछ इस तरह का स्विच मैं लगाता हूं, ऐसे, ये स्लाइडर टाइप का। ओके, और अभी ये कनेक्टेड है ए से, दिख रहा है, अभी ये कनेक्टेड है हमारा ए से, ये बी से अभी कनेक्टेड नहीं है, बी पॉइंट से ये कनेक्टेड अभी नहीं है। क्लियर? क्लियर? और इसमें अपना जो करंट सेटअप होना है, सेटअप हो चुका है, स्टेडी स्टेट में है, ये है हमारा स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में सब कुछ सेटअप हो चुका है, ये कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना, I इजकल टू 12 वोल्ट की बैटरी लिया था हमने, 12/4, इसका तो कोई रोल नहीं होगा। एक बार जब पूरा करंट सेटअप हो जाए, स्टेडी स्टेट में आ जाए, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, ये स्मूथली करंट फ्लो करने देता है। यानी यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो सिंपल 12 वोल्ट बाई 4 ओम, दैट इज 3 एंपियर का करंट फ्लो कर रहा है इससे। अब हम t इजकल टू 0 उस इंस्टेंट को ले रहे हैं कि इस बैटरी से डिस्कनेक्ट करके इसको स्लाइड करके मैंने बी पॉइंट पे टच करा दिया, और ये बैटरी सिस्टम से बाहर हो गया। अब t इजकल टू 0 पे मैं इस सर्किट को बना रहा हूं, ये हो गया, ये कहानी हो गई।
ये बैटरी बाहर हो गया और कनेक्शन डायरेक्ट ये बन गया। वही ये एल इक्वल टू कितना था, 1 हेनरी हमने लिया था और रेजिस्टेंस इक्वल टू हमने लिया था 4 ओम। ओके, ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, वो तो बाहर ही हो गई। और यहां अब बताइए कि यहां पर करंट कितना होगा। यहां पर स्टेडी स्टेट में सब कुछ सेटअप था, करंट था कितना, 3 एंपियर। इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है कि वो एट वंस कोई चेंज नहीं होने देता। यहां पर 3 एंपियर करंट सेटअप था, यहां पर 3 एंपियर करंट फ्लो कर रहा था। इवन इफ बैटरी हटा दिया आपने, लेकिन इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि ऑल ऑफ अ सडन वो कोई चेंज नहीं होने देता, तो अभी भी इससे करंट आई डैश कह लें वही 3 एंपियर इससे पास करेगा। अभी भी आई डैश वही 3 एंपियर इससे पास करेगा। इसमें 3 एंपियर सप्लाई करने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए थी, यहां कितना वोल्ट था, 12 वोल्ट। तो T इक्वल टू 0 पे ये 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगा। T इक्वल टू 0 पे ये करंट मेंटेन करने के लिए ये 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगा। यानी आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि T इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे ये तुरंत अपने आप को 12 वोल्ट की बैटरी में कन्वर्ट कर लिया और इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये 12 वोल्ट की बैटरी इस रेजिस्टेंस 4 ओम के थ्रू 3 एंपियर का करंट सप्लाई करने लगा साथ के साथ एट दैट इंस्टेंट T इक्वल टू 0। ओके, और जब तक इसकी एनर्जी रहेगी तब तक ये बैटरी बन के करंट सप्लाई करता रहेगा। लेकिन वक्त के साथ अब इसकी एनर्जी खत्म होती जाएगी और एट T इक्वल टू इंफिनिटी पे ये करंट हो जाएगा, इसको हमने आई डैश नाम दिया है ना, और तो T इक्वल टू इंफिनिटी पे ये आई डैश बन जाएगा 0। पर उसी क्षण में कोई चेंज नहीं होने देगा। 12 वोल्ट की बैटरी आपने यहां डिस्कनेक्ट किया, तुरंत ही अपने आप को 12 वोल्ट का बैटरी बना दिया और इस करंट को इसने सेम मेंटेन रखा, ये 3 एंपियर का करंट को इंटैक्ट रखा, सेम करंट उसमें फ्लो करता रहा T इक्वल टू 0 पे। तो क्या बात निकल के आई कि चाहे करंट ग्रो का केस हो, चाहे करंट डिके का केस हो, T इक्वल टू 0 पे जो कहानी है वही उस कहानी में कोई चेंज नहीं होने देगा इंडक्टर। ओके, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिर्च मसाला और लगा के थोड़ा सा और स्पाइसी बनाया जाए। आप देखो, यहां पर मैंने सेकंड वाला रेजिस्टेंस हटा दिया था। ओके, जो 4 ओम का एक और लगा हुआ था पहले क्वेश्चन में, उसको हटा दिया था। इस बार मैं उसको भी रहने देता हूं। ओके, तब देखिए क्या होता है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन समझ गए, नोट कर लिया, चलो मिटाता हूं। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो पहले वाली जो सिचुएशन थी उसी सिचुएशन को डिके वाले केस में लगाना चाह रहा हूं। यानी यहां पर एक रेजिस्टेंस और था 4 ओम का, और यहां पर यह सिस्टम सेटअप है। 4 ओम का एक और था और यह सिस्टम सेटअप है, राइट। यानी इससे भी 3 एंपियर करंट जा रहा है, इसको हमने कह दिया I1 और इसको हमने कह दिया I2। I1 भी 3 एंपियर जा रहा है, I2 भी 3 एंपियर जा रहा है। अब हम एट T इक्वल टू 0 पे एक कहानी करते हैं, यहां पर इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या कहानी बनती है जरा देखिए। मैं इस बैटरी को T इक्वल टू 0 में डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, यही है सर्किट। यहां अब बताइए कि अब I1 डैश कितना होगा और I2 डैश कितना होगा। मैंने कहा कि करंट I1 से इसमें I1 डैश हो गया, इसमें I2 से I2 डैश हो गया इस बैटरी के डिस्कनेक्ट करने के बाद। तो अब बताइए मुझे कि ये I1 डैश और I2 डैश कितना होगा। तो एट वंस हमें कुछ भी नहीं सोचना है, जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर ये 3 एंपियर पहले था तो अब भी 3 एंपियर ही होगा और इसी डायरेक्शन में होगा, ना तो उसके मैग्नीट्यूड में ना उसके डायरेक्शन में कोई चेंज होगा। I2 डैश इक्वल टू 3 एंपियर। पर I1 डैश का क्या,
I1 डैश क्या होगा इस केस में? सोचने पे ऐसा लग रहा है कि I1 डैश 0 होगा, कारण कि लग रहा है कि भाई ये बैटरी है, इसमें तो इस करंट को मेंटेन रखने के लिए इंडक्टर था, इंडक्टर ने 3 एंपियर को एज इट इज मेंटेन रखा, पर इस ब्रांच में तो कोई इंडक्टर नहीं है, तो जैसे ही ये बैटरी डिस्कनेक्ट किया गया यहां पर का करंट 0 होगा। लग रहा है ऐसा? चलिए एक पल को मान लिया कि यहां का करंट 0 है, पर एक बात बताइए, अगर यहां का करंट 0 होगा और आप कह रहे हो कि इसमें करंट 3 एंपियर है, तो इस 3 एंपियर के करंट को फ्लो करने के लिए रास्ता कहां पे है? आपने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया, काम खत्म इसका। आप कह रहे हो कि इसमें भी कोई करंट नहीं है, तो ये यहां से ये करंट क्लोज्ड पाथ मिलेगा तब तो फ्लो करेगा t इक्वल टू 0 पे। क्लोज्ड पाथ मिलेगा तब तो फ्लो करेगा, ना ये है ना ये है, तो उसका क्लोज पाथ है कहां? तो ये 0 नहीं होगा। बात समझ में आई क्यों 0 नहीं होगा? आप बैटरी के हिसाब से सोचोगे तो लगेगा कि भाई इसके अक्रॉस तो बैटरी खत्म हो गया तो करंट 0 हो गया, लेकिन ये करंट हर हाल में मेंटेन रखना है। इंडक्टर उसमें कोई चेंज नहीं होने देगा, भले ही उसको मेंटेन करने के लिए उसके सर्किट में तोड़फोड़ मचाना पड़ जाए, कई जगह चेंजेस करना पड़ जाए, लेकिन वो अपने में करंट चेंज नहीं होने देगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि इसमें करंट 0 नहीं होगा। ये 3 एंपियर मेंटेन करने के लिए इसमें करंट 0 नहीं होगा। ये 3 एंपियर जो फ्लो करेगा वो बेसिकली ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। बात समझ में आ रही है? t इक्वल टू 0 इंस्टेंट में अगर मैं नाम दे दूं इसे पॉइंट को A B C D, तो आप देखो करस्पोंडिंगली यहां भी ले लिया A B C और D। ओके, आप देखो यहां पर इस ब्रांच में करंट अभी क्या था? आप कहोगे I1 था 3 एंपियर, किधर से किधर? C से D, C से D की तरफ। और I2 था कितना? ये भी 3 एंपियर, किधर से किधर? A से B की तरफ। I2 3 एंपियर A से B की तरफ। यहां कहानी क्लियर है? यहां आप कह रहे हो कि I2 डैश भी कोई चेंज नहीं होगा, I2 के बराबर ही रहेगा, 3 एंपियर ही रहेगा A से B की तरफ, राइट? तो इसको मेंटेन करने के लिए लूप तो यही मिल रहा है ना, यानी इसमें 3 एंपियर उस वक्त D से C की तरफ आना पड़ेगा ताकि ये मेंटेन हो सके। अगर हम इसे दिखाना चाहें तो सिचुएशन बनेगा यहां पर 3 एंपियर और ये इस रास्ते को फॉलो करेगा 3 एंपियर, तब जाकर के सिचुएशन बना। क्लियर? यानी इसने अपना करंट मेंटेन करने के लिए इसमें एक रिवर्स 3 एंपियर करंट करा दिया, 0 नहीं हुआ, ताकि इसका ये 3 एंपियर मेंटेन हो सके। यानी अब हम कहेंगे कि इसमें ये था ए बी ना, और ये था सी डी। यानी अब हम कहेंगे कि I1 डैश जो है 3 एंपियर तो है, लेकिन किधर से किधर? D से C की तरफ। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ये चीज ये हर हाल में अपना करंट मेंटेन रखेगा, चाहे इसको सर्किट में जहां जो चेंज करने की जरूरत पड़े वो करे, लेकिन ये अपने करंट को t इक्वल टू 0 पे हर हाल में मेंटेन रखेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसमें करंट चाहे इसमें मेंटेन रखने की बात करें, चाहे इसमें करंट रिवर्स में 3 एंपियर फ्लो करवाने की बात करें, ये सब तो यही इंडक्टर कर रहा है। बैटरी तो हट गया ना, बैटरी तो हट गया। तो बताइए कि t इक्वल टू 0 में इसमें कितना वोल्टेज डेवलप हुआ कि वो ये चेंज करवा पा रहा है। बात समझ में आई? ओके, तो इन बातों को ना जरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ये वाला मिटाऊं मैं? चलिए ये वाला पिक्चर मैं मिटा रहा हूं। आप कह रहे हो कि इस इंडक्टर ने ये करंट फ्लो करवाया, ये करंट मेंटेन रखा और यहां पर करंट का डायरेक्शन चेंज किया,
तो ये इंडक्टर तुरंत अपने आप को क्या किया, एक बैटरी में कन्वर्ट कर लिया। ये और पोलैरिटी ऐसे रखेंगे, कारण कि इसको करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, ए से बी की तरफ। लीजिए, इस इंडक्टर को हटा करके मैंने एक बैटरी बना दिया और यहां रहा दूसरा वाला रेजिस्टेंस। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस बैटरी का ई क्या हो, इस वक्त ई क्या है कि वो ऐसा करा पाए। तो ठीक है, अब तो सीधा सीधी करंट का क्वेश्चन बन गया कि यहां से 3 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है, इस लूप में 3 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है। तो I इजकल टू ई बाई आर और E इजकल टू आई आर। I कितना फ्लो करवाना है आपको, 3 एम्पियर, और इस लूप में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 4 और एक और 4, 8 हो गया टोटल रेजिस्टेंस, 8 हो गया। तो 3 इंटू 8 24 वोल्ट। एट वंस टी इक्वल टू 0 पे ये अपने आप को 24 वोल्ट की बैटरी में कन्वर्ट कर लेगा टू मेंटेन दिस करंट। बात क्लियर हो गई? तो नट सेल में बात एक ही है कि कुछ भी हो, T इक्वल टू 0 पे जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा हुआ है उस ब्रांच में करंट वही रहेगा जो उसके पहले था, भले ही ऐसा मेंटेन करने के लिए सर्किट के दूसरे पार्ट में चेंज करना पड़े। तो ये कहानी थी T इक्वल टू 0 पे, ये कहानी थी T इक्वल टू इनफाइनाइट पे, यानी या तो बिल्कुल एट द टाइम ऑफ कनेक्शन या स्टेडी स्टेट पहुंच जाने के बाद। अब बीच की कहानी अब हम करते हैं कि किस तरह से करंट इसमें ग्रो हो रहा है या स्टेडी स्टेट से किस तरह से करंट इसमें डिके हो रहा है। शुरुआत और अंत तो समझ में आ गया। अब बीच में क्या हुआ वो देखते हैं। तो बढ़ाया जाए फिल्म को, चलिए मिटाओ। ग्रोथ ऑफ करंट पहले देखते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, तब हम डीके देखेंगे। ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, ठीक है। एक सर्किट ले लिया हमने, बैटरी बना दिया, स्विच बना दिया, कनेक्शन कर देंगे और इसमें एक इंडक्टर है और दूसरा रेजिस्टर है। ये आ गया मेरा सर्किट। इसको मैंने E कह दिया, L कह दिया, R कह दिया। क्लियर? पॉइंट A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C ले लेते हैं और D ले लेते हैं और T इक्वल टू 0 पे कनेक्शन बना दें। T इक्वल टू 0 पे कनेक्शन बना दें। ओके, तो अब हम ABCDA लूप में इसमें करंट सेटअप हो गया। I करंट मान लिया कि I करंट सेटअप हो गया इसमें एट एनी इंस्टेंट T इक्वल टू 0 पे। ठीक है, करंट नहीं था, मैं एट एनी इंस्टेंट T की बात कर रहा हूं। तो क्या कहानी हुआ, एट T इक्वल टू 0 तो उसमें कोई करंट नहीं होगा और एट T इक्वल टू बीच के इंस्टेंट T पे हमने माना कि करंट इसमें I आ चुका है। ओके, I करंट इसमें फ्लो करने लगा है, राइट। तो जरा सा हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे। A B C, यहां पर D हो जाएगा, A B C D A में। ओके, और वहां से हम बेसिकली हम करंट लाना चाह रहे हैं कि किसी इंस्टेंट में करंट क्या होगा। तो उस रिलेशन तक पहुंचने के लिए पहले हम वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। कौन सा लूप है मेरा, A B C D और फिर से A B C D A, इस लूप में लगा रहे हैं। A से बढ़ना स्टार्ट करूं, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल राइज हुआ। राइज मतलब पॉजिटिव कर दूं यहां पे, तो प्लस E हो गया, यानी सीधा सीधी E लिख दूं। अब मैं करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूं और करंट के डायरेक्शन में इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो मुझे इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, लेकिन सीधा सीधी करंट के डायरेक्शन में बढ़ो और वहां पर माइनस LdI/dt लिख दो। यह चीज हमने देखा है सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में।
कि करंट के डायरेक्शन में बढ़ो, जहां पे इंडक्टर मिला वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख दो, बिना कुछ सोचे कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो माइनस यहां पर हमने लिख दिया क्या, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और फिर यहां पोटेंशियल करंट के लॉन्ग जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, यानी कि फिर पोटेंशियल ड्रॉप यानी माइनस आई आर। क्लियर, माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। यहां पर हम डायरेक्ट माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख दिए, कुछ राइज और फॉल की चिंता किए बिना डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ओके, और यहां पर फॉल हो रहा है क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब आप हाई से लो जा रहे हो, मतलब करंट फॉल हो रहा है, और फॉल को हम नेगेटिव दिखा रहे हैं, माइनस आई आर इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसी आई और टी में इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करके रिलेशन लाएंगे कि आई एट एनी टाइम टी क्या होता है। तो चलिए बढ़ा जाए, ई माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर। ये इक्वेशन मेरा सीधा सीधी एक्स वाई में नहीं है बल्कि डी वाई डी एक्स टाइप में है, मतलब इसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो अब एक वेरिएबल मेरा आई है, एक वेरिएबल मेरा टी है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स रहता तो हम कहते एक वेरिएबल मेरा वाई है, एक वेरिएबल मेरा एक्स है। यहां डी आई बाई डी टी है तो एक वेरिएबल मेरा आई है, एक वेरिएबल मेरा टी है। तो एक तरफ एक कैटेगरी को लाएं और दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी को रखें। आई वाले फंक्शन को सब एक साथ डी आई के साथ ले आए और टी वाले को एक साथ ले जाएं। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ई माइनस आई आर ये आई का फंक्शन है तो इसको डी आई के साथ भेज दूं और डी टी को इधर ले आऊं, यानी डी टी बाई एल को भी ले आओ, कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, इधर ही रहने दो। और डी आई बाई, देखो ई माइनस आई आर आई का फंक्शन था तो इसको मैंने इधर भेज दिया ई माइनस आई आर। क्लियर। ओके, यहां तक क्लियर। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एक वेरिएबल को एक तरफ रखो और दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ सेपरेट करो, इनको तब सोल्व करो। आप इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन का एक काम ना रिलेशन लाना भी है। जैसे यहां आई और टी में रिलेशन, हम इंटीग्रेट करके इन दोनों के बीच रिलेशन अभी लाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आप कर दो इंटीग्रेशन डी टी बाई एल और इधर हो गया इंटीग्रेशन डी आई बाई ई माइनस आई आर। लिमिट पुट किया जाए, टी इक्वल टू 0 में कोई करंट नहीं था, इंडक्टर कोई करंट सेटअप नहीं होने देगा इनिशियली, यानी टी इक्वल टू 0 में आपका करंट 0 था। और एट एनी इंस्टेंट टी हमने कहा कि करंट आई सेटअप हो गया। क्लियर, बात यहां तक क्लियर। तो अब चलो इस इंटीग्रेशन को बढ़ाया जाए आगे। देखो छोटे मोटे मैथमेटिकल फॉर्म आ जाए फिजिक्स में ना तो घबराना नहीं है, बड़े आसानी से। अरे एनईटी वाले बच्चों को भी मैं कह रहा हूं, चलो मैथ वाले बच्चे तो थोड़े कंफर्टेबल वैसे भी हो जाते हैं इंटीग्रेशन के साथ, पर एनईटी वाले बच्चों को भी मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देखो इंटीग्रेशन फिजिक्स में हमें जितना पढ़ना है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब पूरे इंटीग्रेशन का 0.1%। कुछ जो डायरेक्ट एप्लीकेशन होने वाले हैं वो 2-4-10 फार्मूले याद रख लेने हैं और बस कहां कहां कैसे अप्लाई करना है ये थोड़ा सा सीख लेना है, बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा का काम नहीं। और ये बहुत टफ काम नहीं है, ये क्वाइट इजी चीज है। तो कम से कम इक्वेशन देखते ही आप घबराया मत करो, मैं इजी एक एक स्टेप को क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि कम से कम इस मैथमेटिकल चीजों से आपका डर दूर हो। क्लियर। चलो अब इस तरफ देखें तो इंटीग्रेशन डी टी, टी बन गया सीधा सीधी 1/L कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूं और इंटीग्रेशन डी टी का टी बन गया। और इस तरफ देखा जाए, इस तरफ क्या है, इंटीग्रेशन ई माइनस आई आर। तो थोड़ा सा एक नोन फॉर्म जरा देख लो। इंटीग्रेशन देखो 1/x dx याद होगा का होता है log x ई बेस पे। ओके। और इंटीग्रेशन 1/a प्लस बी एक्स डी एक्स रहे तो log a प्लस बी एक्स कर देना है, बस नीचे में x के साथ जो कोएफिशिएंट है b वो डिनोमिनेटर में चलाएगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है, और इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, यानी यहां क्या बन जाएगा, वही log
ए प्लस बी एक्स ई बेस पे डिवाइडेड बाई एक्स का कोइफिशिएंट यहां नीचे आ जाएगा। क्लियर? अब इसी फॉर्मूले को मैं यहां लगाऊंगा। देखो आई वेरिएबल है ना, तो मैं पूरा ई माइनस आई आर को यहां से रिलेट करूं ए प्लस बी एक्स से, तो लॉग ऑफ ई माइनस आई आर, और आई वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है माइनस आर, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस आर। यानी सीधा सीधी मैं लिखूं लॉग ऑफ ई बेस पे ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई माइनस आर। कहां से कहां? शुरू में करंट जीरो था, बाद में करंट आई हो गया। क्लियर? अब इसको इधर भेज देता हूं, ये माइनस आर को इधर भेज देता हूं, तो ये हो गया माइनस आर, और टी का यहां पर टी होगा जीरो से टी, तो टी जीरो से टी मतलब टी माइनस जीरो, टी सीधा सीधे बच गया, या सीधा कह लो इंटीग्रेशन डी टी इजकल टू टी। ओके, तो माइनस आर इंटू ये टी, आर टी हो गया आर टी बाई एल, माइनस आर टी बाई एल। ओके, इधर तो निपट गया, इधर देखा जाए क्या है। लॉग ई माइनस आई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार आई की जगह आई ही रहने देंगे अपर लिमिट, माइनस दूसरी बार आई की जगह जीरो कर देंगे, तो क्या हो गया। और लॉग ई बेस पे ना एल एन लिखते हैं, तो बार बार मैं लॉग ई ना लिख करके एल एन लिख रहा हूं। एल एन ई माइनस आई आर अपर लिमिट ये, और ये माइनस आर तो निपटा दिया, इधर लेके चले आए, तो माइनस एल एन ई माइनस आई की जगह जीरो कर दूं, तो सीधा सीधी बच गया एल एन ई। क्लियर? क्लियर कहानी? और लॉग एम माइनस लॉग एन, सीधा सीधी लॉग एम बाई एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन। तो लिखो इससे एल एन ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई इजकल टू माइनस आर टी बाई एल। यहां पर एक और इस तरह का मैथमेटिक्स बार बार आपको आएगा, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, तो डायरेक्ट यहां पे सीख लो। अगर आप लॉग हटाना चाहते हो, ये क्या है बेसिकली, ये लॉग एल ओ जी, लॉग ई बेस पे, उसी को एल एन लिखा है हमने। ओके, अगर आप इधर से लॉग हटाना चाहते हो तो सीधा इसको ई टू दी पावर चढ़ा दो। मतलब थोड़ा सा इसको समझ लो, ये वाला मैं मिटा रहा हूं। जो भी थोड़ा बहुत मैथमेटिकल चीजें आती जा रही है ना, उसको ना क्लियर कर लो, ताकि ये बार बार आपको कंफ्यूज ना करें। आप देखो, आप कहते हो x इजकल टू लॉग वाई, x इजकल टू लॉग वाई। अब y को x के रूप में लिखना है तो कुछ मत करो, y इजकल टू ई टू दी पावर x। लॉग हटाना है e के पावर पे चढ़ा दो, e का पावर हटाना है लॉग इंट्रोड्यूस कर दो। मतलब यहां से ऐसे लॉग हटाने के लिए e के पावर पे चढ़ा दो, और e के पावर से हटाना चाहते हो तो लॉग लगा दो, ये बन जाएगा ये x इजकल टू लॉग वाई। यहां e हटाना चाहते हो तो इधर लॉग चढ़ा दो, इधर लॉग हटाना चाहते हो यहां e का पावर लगा दो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉग जो है एक्सपोनेंट पावर के साथ रिलेटेड है। आप देखो सीधा सीधी, आप क्या कहते हो, 10 का स्क्वायर इजकल टू 100, 10 का क्यूब इजकल टू 1000। ओके, अब आपसे कोई पूछे कि इस बेस पे 10 बेस पे इस 100 की वैल्यू क्या है, आप सीधा कहोगे कि बेस का कितना पावर ये है। तो यहां देख रहे हो बेस का मतलब 10 का 2 पावर है 100, तो सीधा वही पावर, वही एक्सपोनेंट लॉग की वैल्यू होती है। यहां पर आपसे पूछे कि लॉग 10 बेस पे 1000 की वैल्यू बताओगे, आप कहोगे कुछ नहीं, किस बेस की बात करें, 10 के, तो 10 बेस को कितना से रेज करें कि 1000 आ जाए, तो 3, तो लॉग की वैल्यू हो गई यहां 3। तो एक्सपोनेंट और लॉगरिथम, पावर, एक्सपोनेंट पावर और लॉगरिथम ऐसे रिलेटेड होते हैं। इसलिए अगर लॉग को हटाना है एक्सपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दो, और एक्सपोनेंट को हटाना है लॉग लगा दो। ये सिंपल मैथमेटिकली आपको ये करना है। क्लियर? चलिए मिटा रहा हूं। तो क्या हो गया, हम इस लॉग को हटाना चाह रहे हैं क्योंकि हमें आई का रिलेशन लाना है, आई को यहां फ्री करना है लॉग लूप से, तो यहां ई के पावर पे चढ़ा दो, ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू फ्री हो गया, ये लॉग से सीधा सीधी हो गया ई माइनस आई आर बाई ई। क्लियर? अब उस ई को इधर ले आओ,
तो E इंटू ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इस आई आर को इधर करो, इसी आई का रिलेशन लाना है तो इस आई आर को इधर करो, बाकी सबको उधर धकेलो, यानी आई आर इज इक्वल टू ई माइनस ई इंटू ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए। क्लियर? अब आई आर इजकल टू ई इन दोनों में से कॉमन ले लें, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल, माइनस आर टी बाई एल। कहानी क्लियर हुआ? इस पिक्चर को मिटाऊं? चलो, कुछ छूट जाए तो पॉज करके काइंडली नोट कर लेना। ये रिलेशन को उठा करके जरा इनको यहां लाया जाए। क्या बन गया? आई आर इज इक्वल टू ई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। तो माइनस टी रखो और नीचे में ना ऊपर वाले आर को यहां लेके चलाता हूं, एल बाई आर। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना चाह रहा हूं इसे ऐसे। अब आई इजकल टू हो गया ई बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई इस एल बाई आर को कह दिया टाउ। टी की तरह लिखा जाता है, नीचे थोड़ी टंगड़ी उसकी ऐसी ना घुमा दी जाती है। ये टाउ जो है मेरा हो गया एल बाई आर। यहां पे यही रिलेशन आया कि उस सर्किट में जैसे ही बैटरी को आपने ऑन किया इस सर्किट में, तब इसमें जो करंट सेटअप हुआ उसका टाइम का जो फंक्शन आया, टाइम के साथ जो रिलेशन आया वो यही रिलेशन आया, ये वाला रिलेशन, यही रिलेशन आ गया। आई इजकल टू ई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और इस टाउ को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, जो कि क्या होता है? इंडक्टर का इंडक्टेंस बाई रेजिस्टेंस। यहां तक क्लियर हो गया? कहानी क्लियर? चलो, तो अब ये रिजल्ट को हमें डायरेक्ट याद रखना है। और ये जो टाइम कांस्टेंट टर्म आया इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिटाया जाए? चलिए मिटा रहा हूं। आपका रिलेशन आ गया ये आई इजकल टू ई बाई आर, जिसको आई नॉट भी कई बार लिख देता है, मैक्सिमम करंट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, अगर मैं कह रहा हूं वो समय लेते हैं, टाउ के बराबर टाइम लेते हैं, अगर मेरा टी बराबर टाउ हो जाए तब ये रिलेशन क्या बनेगा? एक्चुअली हम इस टाउ के फिजिकल सिग्निफिकेंस को क्या ये कहना चाह रहा है वो देखना चाह रहे हैं। 1 माइनस ई टू द पावर टाउ बाई टाउ, टी को हमने टाउ लिया है, 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम में क्या कहानी बनेगी? तो ये हो जाएगा टाउ टाउ खत्म, भेजो अपने घर ई टू द पावर माइनस 1। ओके, यानी ई बाई आर 1 माइनस 1 बाई ई। ई की वैल्यू लगभग वैसे तो ये पाई की तरह नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रफली वैल्यू इसकी 2.72 ली जाती है, 2.718 चलता जाता है, तो रफली 2.72 लिया जाता है। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग 1 बाई ई आ जाता है आपको रफली 0.37। ओके, 1 बाई 2.72 0.37 के करीब आता है। तब आपका आई आ जाएगा इस टी पे, देखो 1 माइनस 0.37, दैट इज 0.63 ऑफ मैक्सिमम करंट आई नॉट। यहां ई बाई आर क्या है? ई बाई आर है आई की मैक्सिमम करंट, ई बाई आर है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि एक टाइम कांस्टेंट में 0.63 यानी 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, 63% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू करंट पहुंच चुका है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। यानी हम कहेंगे क्या? 63% ग्रोथ ऑफ करंट टेक्स प्लेस इन 1 टाइम कांस्टेंट, टेक्स 1 टाइम कांस्टेंट टाउ, जिसको कि एल बाई आर आप कह रहे हो। क्लियर?
कहानी क्लियर? ओके, नोट कर लिया जाए फटाफट कि टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं, रिलेशन क्या है, नोट किया जाए। क्लियर? मिटाया जाए। चलो चलिए, रिलेशन क्लियर हो गया हमें। इस रिलेशन का जरा देख लें ग्राफ किस तरह का आता है। ये रहा टाइम, ये रहा आई, ये ग्राफ खींचना है हमें। टी इक्वल टू 0 पे आपको पता है कोई करंट नहीं सेटअप होने देगा। टी इक्वल टू इनफाइनाइट में देखिए क्या कहानी बनती है। टी इक्वल टू जब आप इनफाइनाइट रखोगे तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, यानी 1/e⁻⁴ इनफाइनाइट, और e टू द पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। ई इज 2.72, तो 2.72 का पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, और 1/∞ इक्वल टू 0। आप कह रहे हो टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये वाला टर्म को क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट बाई समथिंग इक्वल टू इनफाइनाइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/e⁻⁴ इनफाइनाइट, और ई ग्रेटर देन 1 है तो उसका पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, यानी 1/∞ मतलब 0। ये वाला टर्म हो गया 0। तो आई हो गया सीधा सीधी E/R, दैट इज फुल करेंट, स्टेडी स्टेट करेंट वही होना था। आई मैक्स हो गया कितना, E/R, यानी ये 0 करंट से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम करंट आई नॉट जिसे कह लो, आई मैक्स कह लो, कुछ भी कह लो, ये यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा होने में थेरेटिकली, मैथमेटिकली हम कहें तो इसमें इनफाइनाइट समय लग गया, टच नहीं कर रहा है। ओके, क्लियर? कहानी क्लियर? ग्राफ क्लियर? ओके, तो अब इसी पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। थेरेटिकली तो माना कि भाई इनफाइनाइट समय लग गया करंट को फुल्ली ग्रो होने पे, पर प्रैक्टिकली ना 4-5 टाइम कांस्टेंट के बाद ही करंट फुल्ली ग्रो हो जाता है सिस्टम में। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो ये कहता है कि बताइए कि 99% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कितने समय के बाद पहुंचेगा। ओके, क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट टाइम टी व्हेन करंट reaches 99% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। आई नॉट का 99% कितनी देर में पहुंच जाएगा, यू हैव टू कैलकुलेट दैट टाइम टी। रिलेशन आपके सामने है, किया जाए। हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, आई इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻⁻t/τ। क्लियर? आपको वो टी निकालना है जब आई कितना हो जाए, 99%, यानी 0.99 ऑफ आई नॉट। वो टी हमें फाइंड करना है, करें 1 - e⁻⁻t/τ। आई नॉट से आई नॉट भेजा जाए, अब बन गया 0.99 इक्वल टू 1 - e⁻⁻t/τ। कोई दिक्कत? मैथमेटिकली सोल्व किया जाए, इसको इधर टी ही तो निकालना है ना। हो गया e⁻⁻t/τ, उधर निगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव, और 1 - 0.99 क्या हो जाएगा, 0.01। क्लियर? इसको 10⁻⁻2 भी लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, अब e⁻⁻t/τ इक्वल टू आ गया 10⁻⁻2। हमें निकालना है टाइम, हमें नहीं चाहिए ये e। तो क्या अभी हमने सीखा था कि अगर e नहीं चाहिए तो उस तरफ लॉग लगा दो, अगर लॉग नहीं चाहिए तो इस तरफ e के पावर पे कर दो। तो यहां मुझे e नहीं चाहिए तो उस तरफ लॉग लगा दो। क्या हो गया, -t/τ इक्वल टू लॉग, पर किस बेस पे, इसी e बेस पे। ओके, लॉग e 10⁻⁻2। पर यहां एक और चक्कर है, यहां ये 10 के पावर में है। अगर जो बेस 10 होता तो बड़े आसानी से इसको सोल्व कर देते, क्योंकि लॉग की वैल्यू होता क्या है कि बेस का कितना पावर है वो।
अभी हमने देखा है इस बात को। तो इसको log e से हम log 10 पे लाएंगे, कन्वर्जन फैक्टर है, डायरेक्ट हम उसको याद रखेंगे कि अगर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो log e से log 10 बेस पे आ जाता है, और ये काम हम केमिस्ट्री में खूब जम के करते भी हैं। तो वही कहानी किया जाए, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये log e पे नहीं रहा, log 10 पे बन गया, और वैल्यू 10 टू द पावर -2। लॉग की वैल्यू बेस का कितना पावर है ये, तो बेस का -2 पावर है, तो इस लॉग की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अभी अभी हमने देखा था कि log 1000 अगर 10 बेस पे कैलकुलेट करना है तो सीधा सीधी देखो कि ये जो वैल्यू है इस बेस का कितना पावर है, तो log 10 और 10 टू दी पावर 3, वो पावर ही इस लॉग की वैल्यू बन जाती है। यहां पे वो पावर -2 है, तो -2 ही इस लॉग की वैल्यू बन गई। कर दिया जाए भाई, क्या हो जाएगा, 2.303 जो कन्वर्जन फैक्टर इंटू -2 इस लॉग की वैल्यू। अब इसको एक लाइन और कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, -t/τ इक्वल टू -4.606, माइनस माइनस भेजा जाए अपने घर। वही टाइम निकालना था, कितना आ गया कि 4.606 ऑफ टाउ, और टाउ आप निकाल लोगे L/R से, यानी 4.606 ऑफ L/R। LR वैल्यू दिया हुआ होगा, उससे आप निकाल लोगे। क्लियर, कहानी क्लियर कि मात्र 4.6 टाइम कांस्टेंट में ये अपने 99% के आसपास पहुंच जाता है। और नॉर्मली एल और आर की वैल्यू इस तरह की होती है कि इसके टाइम कांस्टेंट्स आते हैं मिली सेकेंड में, मतलब कुछ ही मिली सेकेंड में ये अपना 99% प्रैक्टिकली ये फुल वैल्यू पे पहुंच जाता है। थ्योरेटिकली दिखा रहा था कि इनफाइनाइट समय, पर प्रैक्टिकल कहानी ये है। ओके, चलिए, ग्रोथ ऑफ करंट की बात समझ में आ गई। अब जरा सा डिके ऑफ करंट को देख लें कि भाई स्टेडी स्टेट में सिस्टम है, फुल करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो अब डिके ऑफ करंट किस तरह से होगा। ओके, ऑल ऑफ अ सडन तो उसको भी जीरो नहीं होने देता है, तो किस तरह से डिके होगा, किस इक्वेशन से गाइड होगा, वो जरा देखा जाए। चलिए मिटाऊं, चलिए ग्रोथ नहीं, अब हम क्या करेंगे, डिके पढ़ेंगे, डिके ऑफ करंट। तो एक सर्किट बना लेते हैं हम। LR सर्किट में ये रहा मेरा बैटरी जो इस LR सर्किट में करंट फ्लो करवा रहा है। वैसा ही तरह का जो हमने पहले देखा था वैसा ही कनेक्शन पॉइंट बना लें हम यहाँ पे, ताकि हम बैटरी हटा सकें और इसको फिर हम यहाँ से कनेक्ट करवा सकें। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, अभी ऐसे कनेक्टेड है, अभी ऐसे कनेक्टेड है। ये रहा मेरा E, ये रहा मेरा L, ये रहा मेरा R, और इसमें मैक्सिमम करंट I नॉट दैट इज E/R फ्लो कर रहा है। ओके, अब T इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया जी कि बैटरी हटा दिया, यानी अब इसको इस B पॉइंट से हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। तो हमें तो पता है कि अचानक से वो करंट में कोई चेंज नहीं होने देगा, तो अभी भी T इक्वल टू 0 पे उसमें करंट I नॉट E/R ही है। एट एनी इंस्टेंट T हमने कहा कि वो उसमें करंट हो गया है I, तो यही करंट की वैल्यू हमें निकालना है, टाइम का फंक्शन जैसे अभी हमने निकाला। ओके, डीके के केस में अब हम निकालेंगे। तो चलिए, इस कनेक्शन को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, इसको सीधा सीधी मैं स्ट्रेट कर दूं, क्योंकि ये तो सिर्फ B पॉइंट से डायरेक्ट ऐसे कनेक्टेड था। तो इसको सिंपल समझने के लिए मैंने कहा कि बैटरी हट गया जी और ये सीधा सीधी ऐसे कनेक्ट हो गया। ओके, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D है, और T इक्वल टू 0 पे इसमें करंट I नॉट था। एट एनी इंस्टेंट T अगर मैं सर्किट लूं और तो उसमें करंट क्या है, I है। क्लियर, कहानी क्लियर यहां तक। अब वही काम करें किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL इन ABCDA। ओके, यहां से यहां तक कोई बैटरी नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कुछ नहीं।
और जब हम करंट के अलोंग जाते हैं तो हमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी हम क्या लेते हैं कि इंडक्टर में होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। हमें कुछ भी नहीं देखना है राइज है कि फॉल है, सीधा सीधी हमने यहां से बढ़ा लिख दिया जी माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहां करंट के अलोंग ड्रॉप क्या, माइनस आई आर इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए, माइनस एल डी आई बाई डी टी वही इक्वेशन है, बस वहां एक बैटरी था तो ई से स्टार्ट होता था, यहां वो बैटरी नहीं है तो सिर्फ इस वाले लाइन का आया, वही वाली चीज। ओके, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। तरीका हमारा वही है, आई को एक तरफ टी को एक तरफ, यानी माइनस ऐसा कर लेते हैं, इधर हम सिर्फ आई वाली कैटेगरी को हम इधर रखें तो हो जाएगा डी आई बाई आई, और बाकी सबको उधर भेजते हैं, यानी आर डी टी माइनस एल सबको उधर। आई वाला लॉग में आ रहा है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सिंपल रखने के लिए इधर हमने सिर्फ और सिर्फ आई वाला रखा और बाकी निगेटिव और कांस्टेंट सबको उधर भेज दिया। ओके, इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हमने कहा कि इंटीग्रेशन का एक काम रिलेशन लाना भी होता है, तो ले आते हैं रिलेशन इंटीग्रेशन लगा के। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी आई बाई आई इजकल टू माइनस आर बाई एल, कॉन्स्टेंट है, प्यार से बाहर निकाल लिया जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए इन्हें। टी इजकल टू 0 पे मस्त पूरा करंट आई नॉट फ्लो कर रहा था। एट टी इजकल टू टी पे हमने मान लिया कि करंट हो गया आई, तो 1 बाई आई डी आई का इंटीग्रेशन लॉग आई पर किस बेस पे, ई बेस पे, तो लॉग ई बेस पे आई। कहां से कहां, आई नॉट से आई, माइनस आर बाई एल इंटीग्रेशन डी टी, टी कहां से कहां, 0 से टी। कहानी क्लियर? चलिए, ये वाला मिटा रहा हूं। अब क्या होगा, यहां से गड्डी पकड़ के खींच के लाया जाए यहां, तो लॉग अपर लिमिट आई माइनस लॉग लोअर लिमिट आई नॉट ई बेस पे इजकल टू माइनस आर टी बाई एल, क्योंकि लोअर लिमिट 0, टी माइनस 0, टी ही रह गया। लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, लॉग आई बाई आई नॉट इजकल टू माइनस आर टी बाई एल। लॉग हटाना तरीका, दूसरे तरफ वाले को ई पे चढ़ा दो, यानी क्या हो गया, आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू ई का पावर माइनस आर टी बाई एल। और यहां पे आ गया हमारा मोस्ट वांटेड रिजल्ट माइनस आर टी बाई एल। यही लाना था ना भाई कि आपका आई समय के साथ कैसे डिके हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, ऐसे डिके हो रहा है। आ गया रिलेशन। क्लियर? आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। अब इसका ग्राफ देखना चाहेंगे तो आई इक्वल टू 0 पे करंट में कोई चेंज नहीं होने दिया था, आई नॉट ही रहा था। ओके, क्या रिलेशन आ गया आपका, आई इजकल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। टी इजकल टू 0 पे कोई चेंज नहीं होने देगा इंडक्टर। टी इजकल टू इनफाइनाइट पे जरा रख के देखिए, ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट क्या आ गया था, 0 हो भी जाना चाहिए। इंडक्टर की एनर्जी खत्म, करंट खत्म। पर आई नॉट से 0 कैसे घटेगा, एक्सपोनेंशियली। कितना समय लगेगा थ्योरेटिकली, इनफाइनाइट समय। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा। इधर है मेरा आई, इधर है मेरा टाइम। इनिशियली आई नॉट था, फाइनली 0 है। इनफाइनाइट समय में ये आ गया जी एक्सपोनेंशियल कर्व, ऐसे। क्लियर? क्लियर? अब इसको भी हम टाइम कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं, टाइम कांस्टेंट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं यहां भी। ओके, चलिए वो करके देखते हैं। हो गया नोट, मिटाया जाए। चलिए भाई, इसको मैं मिटा रहा हूं। हमारा जो रिलेशन आया उसको टाइम कांस्टेंट के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल है, टी को ऊपर अकेला छोड़ो, और एल बाई आर। इसी एल बाई आर को हम क्या कहते हैं, टाउ, दैट इज टाइम कांस्टेंट आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब यहां का टाइम कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
आप देखिए टी बराबर तरीका वही रखेंगे टाउ, तो क्या हो जाएगा उस वक्त करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ, टी की जगह रख दिए टाउ माइनस 1 आई नॉट बाई ई, और 1/e की वैल्यू कितना होता है, पीछे हम देख चुके हैं 0.37 आई नॉट। तो यहां पर टाइम कांस्टेंट कहना होगा तो क्या कहेंगे हम कि 37% ऑफ आई नॉट हो जाए। करेंट मैक्सिमम का मात्र 37% ही बचे, उसको हम कहेंगे यहां का टाइम कांस्टेंट, राइट। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई 37% बचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 63% डीके कर गया, तो 63% डीके होने में जितना समय लगे उसको टाइम कांस्टेंट कह देते हैं। वहां था 63% तक बढ़ने में जितना समय लगे उसको वहां का टाइम कांस्टेंट कहा था। तो अब इस पे भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। रिलेशन है मेरा ये रिलेशन रहने दें हम, और बाकी सबको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड, उसी के जैसा क्वेश्चन एक ले लेते हैं, फाइंड टाइम टी when current reduces to half of its initial value। अभी अभी आपने देखा ना भाई कि वन टाइम कांस्टेंट में 63% खत्म हो जाता है, मात्र 37% बचता है। तो जाहिर सी बात है कि ये टाइम आपका वन टाइम कांस्टेंट से कम आएगा, क्योंकि ये मात्र हाफ की बात कर रहा है कि हाफ डिके हो जाए, हाफ बचे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास तो रिलेशन है ही, आई इजकल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। आपको कह रहा है कि मेरा आई नॉट का आधा बचे, मैक्सिमम का आधा बचे, वो टाइम निकाल के बताइए। ठीक है भाई, आई नॉट से आई नॉट भेजा जाए घर, हाफ हो गया ई टू दी पावर। इस तरह का कैलकुलेशन केमिस्ट्री में भी आता है, हाफ लाइफ पीरियड वगैरह कैलकुलेट करने का, सेम तरह का कैलकुलेशन यहां पर आएगा। क्या तरीका बताया गया है, टाइम निकालना है, ई को हटाना है, दूसरी तरफ लॉग चढ़ा दो, उसी बेस पे ई बेस पे लॉग ई बेस पे हाफ इजकल टू ये ई के पावर से फ्री हो गए। और अब इसको लिखें लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग ई 1 माइनस लॉग ई बेस पे 2 माइनस टी बाई टाउ। किसी भी बेस पे वो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया हमारा 0। चाहे बेस कोई भी हो, log 1 की वैल्यू 0, क्योंकि आपको पता होता है, मान लो जैसे कोई भी बेस हम ले लें, log b 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है, एक मिनट देख लीजिए आप। log b, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 को किसी भी संख्या, किसी भी फाइनाइट नंबर का पावर 0? यस, और वो पावर ही हमारा log का वैल्यू होता है, तो ये 0 हमारा वैल्यू हो गया, यानी कि log 1 की वैल्यू हो गई 0। क्लियर? इसलिए log 1 जहां भी आए तो हमें बेस नहीं देखना, सीधा 0 लगा देना है। ये हो गया 0 माइनस log 2 ई बेस पे इजिकल टू माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो ये 0 खत्म काम, और ये माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, तो यहां से t इजिकल टू हो गया log 2 ई बेस पे मल्टीप्लाइड बाई टाउ। तो यहां से आपका t आ गया टाउ मल्टीप्लाइड बाई log 2 ई बेस पे। ओके, फिर वही बात, हमें 10 बेस पे वैल्यूज पता होते हैं, तो हम इसको कन्वर्जन फैक्टर कितना आया था 2.303, और ये आ गया मेरा 10 बेस पे 2। और 10 बेस पे log 2 की वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रखना है 0.3010, ये होता है फ्रीक्वेंटली आने वाला फिगर है, डायरेक्ट हम याद रखेंगे कि 10 बेस पे log 2 की वैल्यू होता है 0.3010। तो हो गया टाउ इंटू 2.303 इंटू 0.3010, राइट, 0.3010। ये कितना हो जाता है 0.6932। डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इस तरह का फॉर्मूला आता है, 0.6932 इंटू टाउ।
यानी कि जो इसकी टाउ वैल्यू है उसके 0.69 पर लगभग 0.7 टाइम्स में ही ये करेंट घट के आधा हो जाएगा। आना भी चाहिए था, क्योंकि वन टाइम कांस्टेंट में तो 63% घट जाता है, और यहां हाफ की बात की थी तो पूरा वन टाइम कांस्टेंट नहीं, वन टाइम कांस्टेंट का लगभग 0.69 फैक्टर। तो ये थी ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट की सारी कहानी। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने टेक्स्ट बुक से आप इसके क्वेश्चंस लगाइए और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।